खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंधाराम बिश्नोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन रहा। उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। कोरोना काल के दौरान भारत ने दूसरे देशों की मदद की थी, जिस पर पोप फ्रांसिस ने भारत की तारीफ भी की। दोनों के बीच कोविड महामारी के बाद लोगों के सामने आई और परेशानी पर बात हुई। मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मसले पर भारत के प्रयासों के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने पोप को भारत आने का न्योता दिया है। दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन, गरीबी हटाने और दुनिया को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी और पोप के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली, जबकि मीटिंग का समय 20 मिनट ही तय किया गया था। पोप से मुलाकात प्रधानमंत्री के ऑफिशियल शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत 3 राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि मोदी की कोशिश होगी कि आकस देशों के बीच किसी भी तरह का मतभेद नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन हिंद और प्रशांत महासागर में इसका फायदा उठा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी देहरादून में पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया, साथ ही हजारों लोगों को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना से कई लोगों को लाभान्वित करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में भी हर घर में नल से जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि दिसंबर 2022 से पहले उत्तराखंड के हर घर में नल और जल पहुंचेगा। साथ ही माताओं बहनों को दूर से शुद्ध जल नहीं लाना होगा। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भी शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, घपले और घोटाले का पर्याय बनी हुई है। कांग्रेस किसी भी राज्य में कल्याण का कार्य नहीं कर सकती, न वो गरीबों का सोच सकती है और न ही अच्छे प्रशासन का सोच सकती है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भाजपा सरकार दे सकती है। साथ ही उन्होंने कई बैठकों में भी भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि डेनिस और नकली शराब बिकवाई और उनकी सरकार में घपले घोटाले भी हुए। उन्होंने हरीश रावत को चुनौती देते हुए कहा कि वो किसी भी चौराहे पर चर्चा कर लें, उनको मैं खुली चुनौती देता हूं। इस दौरान अमित शाह ने हरीश रावत पर शुक्रवार को छुट्टी देने और नेशनल हाईवे पर नमाज पढ़ने देने की जगह देने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने खुद का स्टिंग ऑपरेशन देखने को भी कहा। बता दें कि अमित शाह के दौरे से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने उनके दौरे को लेकर टिप्पणी की थी, जिसका जवाब आज अमित शाह ने दिया। गोवा में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी गोवा पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी ओर टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी अपना दांव चल दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने वेलसाओं में मछुआरा समुदाय के सदस्यों से उनके परेशानियों के बारे में बातचीत की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब पेट्रोल के इंटरनेशनल दाम $140 प्रति बैरल पहुंच गए थे। आज पेट्रोल और डीजल के इंटरनेशनल दाम जब हम सत्ता में थे उससे काफ़ी कम है, लेकिन आपको पेट्रोल और डीजल के लिए बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। राहुल अपने भाषण के दौरान आगे कहते हैं, हमने छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था और हमने उस वादे को पूरा भी किया। आप पंजाब और कर्नाटक में भी जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाता है वह गारंटी है, वादा नहीं। वहीं ममता ने कहा कि कांग्रेस के निर्णय न ले पाने का अंजाम देश भुगत रहा है। उन्होंने कहा, मैं अभी सब कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वे राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कांग्रेस की वजह से मोदी जी और अधिक पावरफुल होते जा रहे हैं। अगर कोई निर्णय नहीं ले सकता तो उसके लिए देश को क्यों भुगतना चाहिए। वहीं टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पे निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की दादागिरी गोवा में नहीं चलेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी के भी राजनीतिक दल में दखलंदाजी नहीं करती हूं, मैं सिर्फ अपने दल का ध्यान रखती हूं और मैं ये बता देती हूं कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम बीजेपी के आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं। वहीं राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान लोगों को कहा कि आप मुझे अपने परिवार जैसा समझे, मैं आपके परिवार के सदस्य जैसा हूँ, आप मुझे अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं।
भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया थाना क्षेत्र में 9 माह पूर्व एक बहुचर्चित दुष्कर्म और अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें 9 माह की बालिका को चॉकलेट दिलाने के बहाने में हीरानाथ नामक युवक अपने साथ जंगल में ले गया और उसके साथ बेरहमी से दुष्कर्म कर दिया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उस समय तत्कालीन पुलिस के जो थाना अधिकारी हैं विनोद मीणा, उन्होंने साक्ष्य जुटाए और सबूतों के साथ में करीब 6 दिन में ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट में रखे गए साक्ष्य और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने शनिवार को मुलजिम हीरानाथ को दोषी साबित कर दिया। पोस्को कोर्ट संख्या 1 ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए ताउम्र जब तक उसकी अंतिम सांस है मुलजिम हीरानाथ की, तब तक उसे जेल में रहने के आदेश दिए। वहीं कोर्ट ने 35,000 रुपये का अर्थदंड भी मुलजिम पर लगाया। कोर्ट में लोक अभियोजक हर्ष राका ने 37 दस्तावेज और 19 गवाहों को पेश किया, जिसके आधार पर मुलजिम दोषी साबित हुआ। कोर्ट ने सख्त टिप्पणियों के साथ में यह आदेश पारित किया कि चूंकि ऐसे मुलजिमों का सड़क पर घूमना या समाज में खुलेआम घूमना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है, ऐसे में इस मुलजिम को जब तक इसकी अंतिम सांस नहीं हो ताउम्र से कोर्ट जेल में रखा जाए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज बीकानेर के MS गर्ल्स कॉलेज में काली माई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी वितरित की। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालिका शिक्षा को लेकर गंभीर हैं, इसलिए वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। ये योजना भी उन्हीं में से एक है। भाटी का कहना था कि इससे पहले साल भर में 4,000 स्कूटी वितरित की जाती थी, लेकिन वर्ष 2021 से ये तय किया गया है कि अब 12,000 से अधिक स्कूटी वितरित की जाएंगी। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। पार्टी ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालिका शिक्षा को लेकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है, वो अपने आप में एक संदेश है कि बालिका शिक्षा को लेकर हम सबको गंभीर होना है। उनका कहना था कि सरकार ने फैसला किया है जिन स्कूल्स में 500 छात्राएं हैं उन्हें कॉलेज में क्रमोन्नत किया जा रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें। बालिका शिक्षित होगी तो निश्चित तौर पर समाज के डेवलपमेंट में उनका योगदान भी उतना ही होगा जितना पुरुषों का है। आधी आबादी की शिक्षा से निश्चित तौर पर हम सबको लाभ होगा। जोधपुर के पुलिस कमिश्नरेट इलाके में आने वाले सूरसागर थाना क्षेत्र में चौपड़ क्षेत्र में एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जैसे ही सूरसागर थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा को सूचना मिली तो वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लाश का मुआयना किया। इतनी देर में ACP नीरज शर्मा और DCP दिगंत कुमार भी मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया शव को देखने पर पता लगा कि उसके पैर नीचे से कटे हुए थे, लेकिन शरीर पर कोई भी घाव नहीं था। DIJ FSL की टीम को बुलाया गया, नमूने लिए गए, उसके बाद में शव मोर्चे में रखवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगोलाई के रहने वाले संतोष सत्तू का किससे झगड़ा था, किसके साथ बैठ कर के शराब पी या ऐसे क्या वजह थी कि किसने इसको मारने की कोशिश की, फिर आखिर मार ही दिया, इन सब की पड़ताल पुलिस कर रही है। प्रारंभिक तौर पर लगता है कि कहीं दुर्घटनाग्रस्त करके मारने के बाद में यहाँ फेंक दिया गया है, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा जब तक कि FSL की रिपोर्ट नहीं आ जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है। मगर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जहाँ इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया तो पुलिस ने जवाब दिया है कि पहली तौर पर फिलहाल हत्या इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि शरीर पर कोई घाव, चाकू के निशान या गोली इत्यादि के निशान नहीं हैं। लिहाजा जब तक पड़ताल नहीं हो जाती तब तक हत्या मानना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से शव मिला है एक सुनसान इलाके के अंदर, तो ऐसे में सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा किया तो किसने किया। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है कि तह तक पहुंचे और इस मामले का पर्दाफाश करे। कोटा शहर पुलिस का दिवाली गिफ्ट खासकर उन लोगों के लिए जिनके मोबाइल फ़ोन महीनों और बरसों पहले गुम हो गए थे और उन्होंने अपना फ़ोन फिर से पाने की सारी उम्मीदें करीब करीब छोड़ दी थी। लेकिन पुलिस ने पिछले 3 सालों में गुम हुए करीब 500 मोबाइल फ़ोन्स को पहले रिकवर किया और बाद में शहर के नयापुरा, इसके अलावा बोरखेड़ा, मकबरा, कोतवाली, जवाहर नगर और महावीर नगर समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी के मामलों में मालिकों को फ़ोन करके उनका मोबाइल फिर से मिल जाने की खुशखबरी सुनाई। बाद में बाकायदा काउंटर्स लगाए गए और एक मिला सजा करके सभी परिवादियों को उनके गुम हुए मोबाइल फ़ोन फिर से लौटाए गए। इस दौरान परिवादियों ने भी इसे दीपावली गिफ्ट मानते हुए पुलिस को थैंक यू कहा। इन बरामद किए गए मोबाइल फ़ोन्स की कीमत लाखों में बताई जा रही है।